Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? आवाज आ रही है मेरी? ऑडियो क्लियर है? चलिए तो शुरू करते हैं उस टास्क से जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिया था, और वो था पॉप का सूडो कोड लिखना। ट्राई करा आपने? वेरी गुड। तो अब जो करा है उसे करिए आप, जो मैं लिख रहा हूं उसके साथ मैच, और बताइएगा क्या आपके और मेरे सूडो कोड्स में डिफरेंट है। और अगर कुछ नहीं है तो ठीक, बिल्कुल परफेक्ट है फिर आपका सूडो कोड। स्टेप नंबर 1, जैसे पुश का काम होता है स्टैक में डेटा डालने से पहले ये इंश्योर करना कि स्टैक में जगह है भी या नहीं, ऐसे पॉप का काम होता है स्टैक से डेटा निकालने से पहले ये इंश्योर करना कि स्टैक में डेटा है भी या नहीं। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर है? जल्दी बोलिए। अगर पुश का काम है ये चेक करना कि स्टैक में जगह है या नहीं, तो पॉप का काम होगा ये चेक करना कि स्टैक में नहीं। तो फर्स्ट टास्क होगा हमारा चेक फॉर अंडरफ्लो। दिस विल बी आवर फर्स्ट टास्क। ओके, तो सबसे पहले हम अंडरफ्लो चेक करेंगे। ठीक, अगर स्टैक एम्प्टी हुआ, if stack is empty, then print the message stack underflow। अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप मैसेज प्रिंट कर दीजिए स्टैक अंडरफ्लो, और बिल्कुल पुश की तरह पॉप में भी रुकने का कोई मतलब नहीं है, तो यहीं से कर जाइए रिटर्न। स्टेप 2 क्लियर हुआ? अब आ जाइए स्टेप 3 पे। अगर स्टेप 2 नहीं चला, इसका मतलब स्टैक में डेटा है। अगर स्टेप 2 पे लिखी गई इफ कंडीशन फॉल्स होती है, तो क्या हम इसका मतलब ये मान लें कि स्टैक में डेटा है? यस, स्टैक में डेटा है। अगर स्टैक में डेटा है तो आप उस डेटा को पॉप करें स्टैक से जिस डेटा को टॉस पॉइंट कर रहा है। सो पॉप द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक फ्रॉम द पोजीशन पॉइंटेड बाय टॉस। स्टैक का टॉप ऑफ स्टैक जिस इंडेक्स पे है उस इंडेक्स पे मौजूद डेटा को आपको करना है पॉप। ठीक, इसके बाद बताइए फोर्थ स्टेप क्या होगा? जल्दी बोलिए, स्टेप नंबर 4 क्या होगा? स्टेप नंबर 4 होगा टॉस को डिक्रीमेंट कर दीजिए बाय 1। बहुत जरूरी है ये करना। जब तक टॉस डिक्रीमेंट नहीं होगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि एलिमेंट डिलीट हुआ है। ठीक है, टॉस के डिक्रीमेंट होने का फायदा ये होगा कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो अब टॉप एलिमेंट कहलाएगा। आ रहा है समझ? डिक्रीमेंट क्यों कर रहे हैं टॉस को? राइट। स्टेप नंबर 5 हमारा लास्ट स्टेप है, और वो है रिटर्न द डिलीटेड एलिमेंट। शायद ये स्टेप आपने ना लिखा हो या मिस कर गए हो, तो एक चीज अच्छे से आज से दिमाग में अपने फिक्स और लॉक कर लीजिए कि जब भी पॉप फंक्शन क्रिएट होता है, जब भी पॉप फंक्शन स्टैक से कुछ डिलीट करता है, रिमूव करता है, वो हमेशा डिलीटेड वैल्यू को रिटर्न करता है। क्यों? ताकि मेन उस डिलीटेड वैल्यू पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए। अभी के लिए वो ऑपरेशन सिर्फ प्रिंट करना है। अभी के लिए पॉप से आने वाली वैल्यू को मेन सिर्फ स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। बट जैसे जैसे आप आने वाले लेक्चर्स में और एडवांस्ड एप्लीकेशन स्टैक की देखेंगे, तो वहां आपको पता चलेगा कि पॉप जो वैल्यू रिटर्न करता है, मेन उस वैल्यू को ऑपरेशंस में यूज करता है। सो मेक इट अ पॉइंट, पॉप की कभी भी
रिटर्न टाइप वॉइड नहीं रखते हैं। पॉप की रिटर्न टाइप हमेशा नॉन वॉइड होती है और वो वैसी वैल्यू रिटर्न करता है जैसी वैल्यू उसने पॉप की है स्टैक से। बिल्कुल नेहा, पॉप हमेशा वैल्यू रिटर्न करेगा और पुश कभी रिटर्न नहीं करेगा। पुश की रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड रखी जाती है, पॉप की रिटर्न टाइप हमेशा नॉन वॉइड रखी जाती है। आई बात समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अब आज हम करेंगे डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक को एक्चुअली इंप्लीमेंट यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पिछले 3 दिन से आप स्टैक के बारे में चीजें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। नाउ टुडे इज द एक्चुअल डे जब आप स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे, राइट? और इस बार हम स्टैक को इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग फंक्शंस। याद रखिएगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हिंट दे दिया था कि सारा काम मेन नहीं करेगा, मेन स्टैक बनाएगा, लेकिन पुश पॉप करने का काम मेन का नहीं होगा। स्टैक में डेटा पुश करना और स्टैक से डेटा निकालना, ये दो फंक्शंस का काम होगा जिन्हें हम बुलाएंगे बाय द नेम ऑफ पुश एंड पॉप। आ रही है बात समझ? ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैक के डिक्लेरेशन के साथ। सो आवर वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी स्ट्रक्ट स्टैक। स्टैक का डिक्लेरेशन होगा। इनसाइड द स्ट्रक्चर हम लेंगे एक एरे विच विल बी ऑफ साइज 5 जैसा लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था, और एक टॉस। याद करके बताया था, तो लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था आपने, क्योंकि स्टैक एरे और टॉस का कॉम्बिनेशन है, दो चीजों से मिलकर बना है। तो डेटा स्ट्रक्चर या सी लैंग्वेज के प्रिंसिपल्स के अनुसार स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आप हमेशा यूज करेंगे स्ट्रक्चर, जो आपको अलाउ कर रहा है कि आप एरे और टॉस दोनों को एक साथ रख सके। चलो आगे अगले पॉइंट पे आऊं। ठीक है, अब मेन में आकर हम स्टैक का वेरिएबल बनाते हैं, वो भी लास्ट लेक्चर की तरह बनेगा स्ट्रक्ट स्टैक एस। ये हमारा स्टैक का वेरिएबल बन गया। ठीक है, इतना भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इस टॉस को मेन में ही इनिशियलाइज करेंगे विद -1। ठीक है, क्लियर है? मेन की 2 लाइन है। ठीक, अब हमें कुछ भी ऑपरेशन करने से पहले पुश और पॉप फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी। पुश और पॉप फंक्शन की जरूरत। सी में आपने फंक्शंस पढ़े, सी लैंग्वेज में आपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस टॉपिक पढ़ा है, अपने खुद के फंक्शंस बनाए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? फंक्शन बनाने का पहला स्टेप क्या होता है? वेरी गुड, फंक्शन को डिक्लेयर करा जाता है। ओके, तो इससे पहले कि मैं पुश पॉप का डिक्लेरेशन आपको बताऊं, कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंटली हम डिस्कस करें, तभी समझ में आएगा पुश पॉप को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, क्या सिंटेक्स होगा। तो आप मुझे लास्ट लेक्चर रिकॉल करके बताइए, जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी स्ट्रक्ट स्टैक एस, तो मेमोरी में एक एरे जिसका नाम है ARR और एक टॉस नाम का इंटीजर वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। हाँ के ना? बोलिए जल्दी बोलिए। इतना लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आपने। ये एरे और टॉस दोनों, गौर कीजिएगा, ये दोनों हमारे स्ट्रक्चर के एस वेरिएबल के अंदर होंगे। दे बोथ विल बी अ पार्ट ऑफ द वेरिएबल एस। फिर आपने टॉस को कर दिया है -1। अभी बताइए, पुश का काम है स्टैक में एलिमेंट पुश करना, एलिमेंट स्टोर करना। तो क्या हमें पुश को ये स्टैक पास करना पड़ेगा एज आर्ग्यूमेंट कि नहीं करना पड़ेगा? क्या हमें पुश को ये स्टैक एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी बोलिए। अगर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स क्लियर हैं तो बताइए, पुश को ये स्टैक एज एन आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैक मेन का वेरिएबल है। पुश को जब तक एज एन आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे उस स्टैक को एक्सेस कैसे करेगा, राइट? जब भी आप फंक्शन में कोई वैल्यू यूज करना चाहते हैं मेन की, तो उस वैल्यू को एज एन आर्गुमेंट पास करते हैं, हाँ या ना? करते हैं। तो एक बात तो तय है कि जो हम पुश डिक्लेयर कर रहे हैं, उस पुश के डिक्लेरेशन में स्टैक एज एन आर्गुमेंट पास करा जाएगा।
मैंने आपको पहले ही कहा पुश की रिटर्न टाइप वॉइड होगी, नाम होगा पुश। अब बात आती है आर्गुमेंट टाइप क्या होगी। तो हमने डिसाइड करा हम स्टैक पास करेंगे। तो जब भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखते हैं? जब भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो जरा सोच के बताइए, पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लिखते हैं? वेरी गुड, आर्ग्यूमेंट की डेटा टाइप लिखते हैं, आर्गुमेंट नहीं लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट की डेटा टाइप लिखते हैं। जिस तरीके का आर्गुमेंट पास करेंगे उसकी डेटा टाइप मेंशन करते हैं, हाँ या ना? करते हैं ना? हमने क्या पास करना डिसाइड करा है? हमने क्या पास करना डिसाइड करा है? क्या पास करेंगे हम? एस पास करेंगे। वेरी गुड, एस पास करेंगे। एस की डेटा टाइप क्या है? ये जो एस पास करने की बात हो रही है, इसकी डेटा टाइप क्या है? अंबर को लग रहा है एस की डेटा टाइप इंटीजर है। वेरी गुड अंबर, कैसे पता अंबर आपको कि एस इंटीजर है? क्या एस के आगे मैंने इंट एस लिखा हुआ है? एस के पहले मैंने इंट लिखा हुआ है। वेरी गुड, एस की डेटा टाइप स्ट्रक्ट स्टैक है। खाली स्टैक ही नहीं है, एस की डेटा टाइप स्ट्रक्ट स्टैक है। समझ आ रहा है? आ रहा है? तो यहां आर्गुमेंट टाइप में आ जाएगा स्ट्रक्ट स्टैक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ही ध्यान से। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग करी है तो आपने सुना होगा जब आर्गुमेंट पास करने की बारी आती है सी में, तो प्रोग्रामर के पास दो चॉइस होती हैं। एक का नाम होता है पास बाय वैल्यू और एक का नाम होता है पास बाय रेफरेंस। सुना है? जब भी किसी फंक्शन को आर्गुमेंट पास होता है, हम प्रोग्रामर्स के पास दो ऑप्शंस होते हैं। ईदर वी कैन पास इट बाय वैल्यू और वी कैन पास इट बाय रेफरेंस। हैव यू हर्ड दिस? यस, ओके। अब बताइए, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, इनमें क्या डिफरेंस होता है? एज अ प्रोग्राम कब आप पास बाय वैल्यू लेते हैं और कब आप पास बाय रेफरेंस लेते हैं? जवाब दीजिए जरा। कैसे डिसाइड करते हैं एज अ प्रोग्रामर पास बाय वैल्यू होगा या ये पास बाय रेफरेंस होगा? एक बेसिक सा प्रिंसिपल प्रोग्रामिंग में क्या पढ़ा है आपने, बताएं। सी पढ़ी है आपने तो जरूर सुना होगा। कैसे डिसाइड करते हैं हम कि आर्गुमेंट बाय वैल्यू जाएगा कि बाय रेफरेंस जाएगा? वेरी गुड रुद्रेश, जब भी हमें ऐसा लगता है कि जो आर्गुमेंट हम फंक्शन में पास कर रहे हैं, फंक्शन में जाकर उस आर्गुमेंट में हम चेंजेस करेंगे, मैनिपुलेशंस करेंगे, तो हमें करना पड़ता है पास बाय रेफरेंस। और अगर हमें ऐसा लगता है फंक्शन में हम चेंजेस नहीं करना चाहते या जो चाहते हैं वो हमें एक्चुअल आर्गुमेंट में नहीं चाहिए, तो सी ने पढ़ाया कि हमें यूज करना चाहिए पास बाय रेफरेंस। ठीक है? हमें नहीं चाहिए तो यूज करना चाहिए पास बाय वैल्यू और चेंज चाहिए तो हमें यूज करना चाहिए पास बाय रेफरेंस। अब इस पूरी कहानी को मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है स्टैक के लिए पुश पॉप बनाने से पहले। इमेजिन करिए मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है डिस्प्ले। इमेजिन करिए, उसके बाद मैंने मेन के अंदर एक इंटीजर ले रखा है a, जिसकी वैल्यू है 10। मैंने मेन से डिस्प्ले को कॉल करा है, फाइन। और मेन में वापस लौटकर या मैंने लिखा है आफ्टर डिस्प्ले a इज %d, a। और यहां मैंने डिस्प्ले डिफाइन करा और डिस्प्ले के अंदर मैंने लिखा a इज इक्वल टू 20। बताइए जरा इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही बताइएगा। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? बिल्कुल गलत अमित, बिल्कुल गलत रुद्रेश, ये कंपाइल भी नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सी आप लोगों ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? ये कंपाइल भी नहीं होगा, ये कोड जनरेट करेगा सिंटेक्स एरर। क्यों करेगा सिंटेक्स एरर जनरेट? क्या आप इस तरह से डिस्प्ले में बैठकर मेन वाले ए को एक्सेस कर सकते हैं क्या?
जल्दी बोलिए, ये ए कैसा वेरिएबल है? ये जो मेन में आपने ए बनाया है, ये कैसा वेरिएबल है? प्रोग्रामिंग की वोकैबुलरी में क्या कहलाएगा ये? प्रोग्रामिंग की वोकैबुलरी में ये ए क्या कहलाएगा? बिल्कुल सही नहीं, हाँ, प्रोग्राम की वोकैबुलरी में ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का मतलब क्या होता है? हर जगह से एक्सेस हो, वो लोकल वेरिएबल होता है। हर जगह से आप एक्सेस कर लें, वो लोकल वेरिएबल होता है। जल्दी बोलिए, वो लोकल वेरिएबल होता है? नहीं ना, तब फिर कैसे आप डिस्प्ले में बैठकर a इक्वल टू 20 लिख सकते हैं? कंपाइलर जनरेट कर देगा एरर। तो पहले तो बेसिक्स हम अपने प्रोग्रामिंग के क्लियर करें। सो रूल है, वी कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल ऑफ मेन, वी कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल ऑफ मेन फ्रॉम डिस्प्ले अनलेस, अगर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? जल्दी बोलिए, अगर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं डिस्प्ले में बैठकर हम ए को एक्सेस करें तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं करना ग्लोबल, नहीं करना ग्लोबल काजल। सेकंड सॉल्यूशन बताइए। डिस्प्ले में भी ए को डिक्लेयर कर दे। वेरी गुड सुमित, अगर मैं डिस्प्ले में भी ए को डिक्लेयर कर दूंगा तो ये मेन वाला ए होगा। ये पढ़ा है प्रोग्रामिंग में। अगर मैं डिस्प्ले में भी ए को डिक्लेयर कर दूंगा तो ये मेन वाला ए बन जाएगा अपने आप। दो घर हैं, दोनों के बच्चों का नाम सोनू है, तो दोनों सोनू एक जैसे हो जाएंगे। वेरी गुड, मुझे ए पास करना पड़ेगा एज आर्ग्यूमेंट। तो यहां आएगा अनलेस वी पास ए एज आर्ग्यूमेंट। जब तक आप ए को एज एन आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे तब तक आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? सुमित, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। मैं बोल कुछ और रहा हूं, आप जवाब कुछ और दे रहे हो। मैं बोल रहा हूं मुझे ए वाला ए एक्सेस करना है, आप कह रहे हो डिस्प्ले वाले ए का स्कोप डिस्प्ले में होगा। मुझे मेन वाला ए चाहिए डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले वाला ए की बात ही कहां आ रही है? अगर मुझे मेन वाला वेरिएबल डिस्प्ले में एक्सेस करना है तो मुझे डिस्प्ले कॉल करते वक्त ए को पास करना पड़ेगा एज आर्ग्यूमेंट। करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। तो अब आइए इस प्रोग्राम के वर्जन 2 पे। जब डिस्प्ले में ए एज एन आर्गुमेंट पास होगा तो पैरामीटर टाइप में इंट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फिर हम आते हैं मेन में। मेन के अंदर मैंने एक वेरिएबल ए बनाया जिसमें 10 डाला। अब जवाब देना। फिर मैंने कहा प्रिंटफ बिफोर कॉलिंग डिस्प्ले ए इज परसेंटेज डी कॉमा ए। बिफोर कॉलिंग डिस्प्ले ए इज परसेंटेज डी कॉमा ए। फिर उसके बाद मैंने डिस्प्ले कॉल करा, यहां से ए भेजा और फिर कहा प्रिंटफ आफ्टर कॉलिंग डिस्प्ले ए इज परसेंटेज डी कॉमा ए। और ये है डिस्प्ले। डिस्प्ले के पैरामीटर में मैंने एक इंटीजर लिया बी और यहां कहा मैंने b इज इक्वल टू 20। ठीक, अब क्या ये प्रोग्राम कंपाइल और रन होगा? जल्दी बोलिए, क्या अब ये प्रोग्राम कंपाइल और रन होगा? यस और नो? बिल्कुल होगा, 100% होगा। ठीक है, अब इसका आउटपुट बताइए। दोनों प्रिंटफ्स क्या आउटपुट देंगे? कॉल से पहले ए कितना दिखेगा, कॉल के बाद ए कितना दिखेगा? वेरी गुड, दोनों ही सूरतों में ए 10 दिखेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किस लिए हुआ, उसका कारण समझें। जब मेन में आपने इंट ए इक्वल टू 10 कहा तो दिमाग कंपाइलर ने मेन के मेमोरी एरिया में
हर फंक्शन का अपना एरिया होता है रैम में, याद रखिएगा। इस बारे में और डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको स्टैक पढ़ाने के बाद, बट अभी शॉर्ट में सुन लीजिए। हर फंक्शन का मेमोरी में अपना एक एरिया होता है, एक जगह होती है। तो मेन के मेमोरी एरिया में ए नाम का एक वेरिएबल बनेगा जिसमें 10 आएगा। मान लेते हैं ए का मेमोरी एड्रेस अपने आप में 3000 है। अब मुझे बताइए, जब आपने कॉल करा डिस्प्ले ए, तो कंपाइलर ने क्या पास करा ए की जगह? क्या ए की लोकेशन पास करी या कंपाइलर ने ए की वैल्यू पास करी? फटाफट जवाब दें। ए की लोकेशन पास करी या ए की वैल्यू पास करी? वेरी गुड, ए की वैल्यू पास करी, राइट। कंपाइलर ने 10 पास करा जो ए की वैल्यू है, और यही कारण है कि इस कॉल को क्या बोलते हैं? इस कॉल को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में कॉल या पास बाय वैल्यू। ये जो कॉल आप देख रहे हैं ये कहलाता है कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू। अब ये जो 10 आपने पास करा है डिस्प्ले को, ये डिस्प्ले ने किस में रिसीव करा? जल्दी जल्दी जवाब दें, ये डिस्प्ले ने किस में रिसीव करा? वेरी गुड, ये डिस्प्ले ने बी में रिसीव करा। तो अगर मैं फिर से डायग्राम बना के दिखाऊं, तो ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन बना। डिस्प्ले फंक्शन के अंदर एक बी नाम का वेरिएबल बना, और ये 10 जो मेन के ए में था, वो 10 फंक्शन कॉल के कारण इस बी में आकर कॉपी हो गया। क्या ये बी और वो ए मेमोरी में सेम एड्रेस पे होंगे? क्या ये बी और वो ए मेमोरी में सेम एड्रेस पे होंगे? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो। दोनों का मेमोरी एड्रेस बिल्कुल अलग अलग होगा। ठीक, इनकी वैल्यू सेम होंगी बट दे विल हैव डिफरेंट एड्रेसेस। ओके, और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने नाम बी दिया है। कंपाइलर एड्रेस चेंज इसलिए कर रहा है क्योंकि नाम बी रखा है मैंने। अगर मैं बी की जगह ए ही नाम देता तो एड्रेस सेम होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं नाम ए भी रखता तब भी दोनों ए का एड्रेस डिफरेंट होता। एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट कभी सेम एड्रेस पे लोकेट नहीं होते हैं। आई रिपीट, एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट कभी सेम एड्रेस पे लोकेट नहीं होते हैं। या एक्चुअल आर्गुमेंट किसको बुला रहे हैं? फटाफट जवाब दीजिए, एक्चुअल आर्गुमेंट किसको बोल रहे हैं? गुड, ये जो ए आप देख रहे हैं ये प्रोग्रामिंग में कहलाता है एक्चुअल आर्गुमेंट। ये जो बी आप देख रहे हैं ये प्रोग्रामिंग में कहलाता है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। और एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का एड्रेस कभी भी सेम नहीं होता है। वैल्यू सेम होगी लेकिन एड्रेस डिफरेंट होगा। तो मान लेते हैं बी का मेमोरी एड्रेस 4000 है। अब जब मैंने कहा b इज इक्वल टू 20, तो ये 20 क्या ए और बी दोनों में गया? जल्दी बोलो, ये 20 क्या ए और बी दोनों में गया? नो, नॉट एट ऑल। ये 20 सिर्फ बी में गया। तो ए में क्या होगा? ए में कुछ नहीं होगा। ए जैसा पहले था वैसा कॉल के बाद रहेगा। पहले भी 10 था, कॉल के बाद भी ए आपको 10 ही मिलेगा। इसलिए दोनों केसेस में आपको आउटपुट मिल रहा है बिफोर कॉलिंग डिस्प्ले ए इज 10, आफ्टर कॉलिंग डिस्प्ले ए इज 10। तो जो हमने बी में चेंजेस करे वो ए में रिफ्लेक्ट हुए कि नहीं हुए? जो हमने बी में चेंजेस करे वो ए में रिफ्लेक्ट हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए, हरगिज़ नहीं हुए। अगर हम चाहते हैं हो तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम चाहते हैं हो तो क्या करना पड़ेगा? तो फिर सी डबल प्लस और सी दोनों कहती हैं करना पड़ेगा कॉल या पास बाय रेफरेंस। अब सवाल आता है वो कैसे करेंगे? जवाब है कॉल या पास बाय रेफरेंस करेंगे तो आप मेन के अंदर से, पहले मेन बना रहा हूं ध्यान दीजिए, जब करेंगे तो डिस्प्ले को आप ए पास नहीं करेंगे, डिस्प्ले को आप ए का पास करेंगे एड्रेस। ध्यान दीजिएगा, एड्रेस पास करेंगे आप ए का। अगर आप डिस्प्ले को ए का एड्रेस पास करेंगे और ये मान लीजिए हमारा मेन फंक्शन जिसमें ए नाम का वेरिएबल क्रिएटेड है जिसकी वैल्यू 10 है, और कंपाइलर 10 पास करेगा कि 3000 पास करेगा? अब कंपाइलर 10 पास करेगा कि वेरी गुड, अब कंपाइलर 3000 पास करेगा।
3000 वैल्यू है कि एड्रेस है? 3000 वैल्यू है कि एड्रेस है? एड्रेस है। एड्रेसेस कौन रखते हैं सी लैंग्वेज में? एड्रेसेस कौन रखते हैं सी लैंग्वेज में? एड्रेसेस रखने का काम करते हैं पॉइंटर्स। मतलब जब आप डिस्प्ले को डिक्लेयर करेंगे अब आपको उसका आर्ग्यूमेंट टाइप इंट नहीं इंट स्टार लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा इंट स्टार, क्योंकि इसे एक पॉइंटर ही रिसीव करेगा ना जो एड्रेस आप भेज रहे हैं। फाइन। तो अब अगर हम लोग मेन में लिखें पिछले कोड की तरह, प्रिंट एफ बिफोर कॉलिंग डिस्प्ले कॉमा ए इज परसेंटेज डी कॉमा ए, और इसके बाद फिर हम लोग डिस्प्ले का कॉल दें, और डिस्प्ले के कॉल के बाद फिर से एक प्रिंट एफ लिखें, प्रिंट एफ बैकस्लैश इन आफ्टर कॉलिंग डिस्प्ले ए इज परसेंटेज डी कॉमा ए। तो फिर देखते हैं क्या होता है। अब इसके बाद हम डिस्प्ले में आते हैं और डिस्प्ले के पैरामीटर में हम डिक्लेयर करते हैं इंट स्टार पी। राइट, ये पी कौन है? जल्दी जल्दी जवाब दें। हु इज दिस पी? क्या माना जाए इस पी को? वेरी गुड, ये पी पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है। परफेक्ट। अब अगर ये पी पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है तो इसके अंदर 10 आएगा या 10 का एड्रेस आएगा? इसमें आकर 10 स्टोर होगा या 10 मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा? मेमोरी एड्रेस, जो इस वक्त कितना बना हुआ है? जो इस वक्त बना हुआ है 3000। तो आप मानते हैं ये पी नाम का पॉइंटर ए को पॉइंट करने लगेगा? करने लगेगा। अब इस पॉइंटर के थ्रू क्या इस 10 को 20 कर सकते हैं? आप चेंज कर सकते हैं कि ये 10 की जगह 20 आ जाए? कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले के अंदर आकर क्या करना पड़ेगा? डिस्प्ले के अंदर आकर कहना पड़ेगा वैल्यू एट पी इज इक्वल टू 20। पॉइंटर को करना पड़ेगा डी रेफरेंस। ये जो आपने करा है प्रोग्रामिंग में बोलते हैं दिस इज डी रेफरेंसिंग। ओके, और इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ा जाता है वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन पी। ये इसकी अंग्रेजी है। अब अगर आप सॉल्व करें इसको तो सबसे पहले सॉल्व करिए एड्रेस स्टोर्ड इन पी। बताइए जरा क्या एड्रेस स्टोर्ड है पी में? जल्दी जल्दी जवाब दें। पी में क्या एड्रेस स्टोर्ड है? पी में एड्रेस स्टोर्ड है 3000। 3000 पे बताइए क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 3000 पे वैल्यू पड़ी हुई है ए की। दैट वैल्यू इज 10। इस ए में क्या असाइन हो जाएगा? इस ए में वैल्यू असाइन हो जाएगी 20। तो जिस ए में अभी तक 10 था वो 10 की जगह ओवरराइट होकर 20 हो जाएगा। तो जब हम लौटेंगे वापस मेन में हमें 10 मिलेगा कि 20 मिलेगा? कॉल से पहले तो ए 10 था, कॉल के बाद ए क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन में जो वेरिएबल पास होता है अगर फंक्शन में उस वेरिएबल में चेंजेस करने, फंक्शन में जाकर उस वेरिएबल में चेंजेस करने तो हमेशा उस वेरिएबल का पास करते हैं एड्रेस। समझ आ रही है बात? फटाफट बोलिए। अगर फंक्शन में जो वेरिएबल पास कर रहे हैं फंक्शन में जाकर उस वेरिएबल में चेंजेस करने तो हमेशा उस वेरिएबल का पास करते हैं एड्रेस। समझ आ रहा है? जल्दी जल्दी बोलें, एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। आ रहा है? अब लौटिए आप अपने टॉपिक पे जिस कारण से पूरी कहानी अपन ने डिस्कस करी। अभी बताइए हम पुश को एस पास करेंगे? क्या हम पुश ये स्ट्रक्चर का वेरिएबल एस पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट? बिल्कुल सही करेंगे, 100% करेंगे, नहीं तो पुश उसमें डेटा कैसे? ठीक है, अब ये बताइए जब हम एस पुश को पास करेंगे तो टॉस में अभी -1 है, हाँ या ना? टॉस में अभी -1 है। जब पुश से कंट्रोल वापस आएगा
तो भी टॉस में -1 ही रहेगा क्या? सोच के जवाब देना। जब पुश से कंट्रोल वापस आएगा तब भी टॉस में -1 ही रखना है क्या हमें? क्या लगता है आपको? कॉल हो टॉस -1 पे ही रहे? नहीं। सोचिए, जब पुश कॉल होगा टॉस में अभी -1 है, पर जब हम पुश से वापस लौटेंगे तो टॉस 0 पे आ जाना चाहिए कि नहीं? जल्दी बोलिए, टॉस 0 पे आ जाना चाहिए कि नहीं? आ जाना चाहिए। दूसरी बात, एरे के 0th सेल में गार्बेज है? फटाफट बोलिए, एरे के 0th सेल में अभी गार्बेज है। जब हम पुश से वापस लौटेंगे हम चाहेंगे गार्बेज ही रहे। जब हम पुश से वापस लौटेंगे तो हम चाहेंगे गार्बेज ही रहे? नहीं, हम चाहेंगे कि इसके डेटा चेंज हो जाएं, इसमें वो डेटा आ जाए जो हमें पुश करना है। इसका मतलब इस एस में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं पुश से वापस आने पर? इस एस में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो फिर हम एस पास करें कि एस का एड्रेस पास करें? जो अभी 5 मिनट पहले हमने डिस्कस करा उस थ्योरी के आधार पर क्या एस को पास बाय वैल्यू से भेजें कि एस को पास बाय रेफरेंस से भेजें? कैसे भेजें एस को? पास बाय वैल्यू सही रहेगा कि पास बाय रेफरेंस सही रहेगा? पास बाय रेफरेंस सही रहेगा। और अगर पास बाय रेफरेंस से भेजेंगे तो इसे रिसीव कौन करेगा? इसे रिसीव कौन करेगा? इसे रिसीव करेगा एक पॉइंटर। तो जो पुश की आर्गुमेंट टाइप है वो स्ट्रक्ट स्टैक नहीं होगी, पुश की आर्गुमेंट टाइप होगी स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर। आर यू गेटिंग दिस? पुश की आर्गुमेंट टाइप होगी स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर। आई बात समझ? ओके। और अगर आपको लग रहा है सर स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर क्यों, इंटीजर पॉइंटर क्यों नहीं, तो सी के बेसिक रूल ये कहते हैं पॉइंटर के डेटा टाइप वेरिएबल की डेटा टाइप के जैसी रखी जाती है। जिस वेरिएबल को पॉइंटर पॉइंट करेगा पॉइंटर भी वैसा ही बनाया जाता है। एग्जाम्पल में हमारा पी नाम का पॉइंटर ए को पॉइंट कर रहा है, ए की डेटा टाइप क्या है? जवाब दे जरा, जो स्क्रीन पे आपके प्रोग्राम दिख रहा है उसमें ए वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है, इसलिए पॉइंटर इंटीजर बना है। अगर ए की डेटा टाइप कैरेक्टर होती तो, अगर ए वेरिएबल की डेटा टाइप कैरेक्टर होती तो हमारा पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का बनता। अगर ए की डेटा टाइप इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर टाइप का। और हमारे केस में बताइए वेरिएबल एस की डेटा टाइप क्या है? हमारे केस में वेरिएबल एस की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रक्ट स्टैक। वो ना इंटीजर है, ना कैरेक्टर है, ना फ्लोट है। तो पॉइंटर कैसा बनेगा? तो पॉइंटर कैसा बनेगा? पॉइंटर बनेगा स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर। और सेकंड आर्गुमेंट भी पुश को जाएगा, वो वैल्यू होगी जो आप यूजर से लेकर पुश को पास करेंगे, ताकि पुश इस वैल्यू को स्टैक में पुश कर सके, ताकि पुश इस वैल्यू को स्टैक में पुश कर सके। जल्दी बोलिए, समझ आया? ये समझ आई पुश की प्रोटोटाइप? पक्का? श्योर? वेरी गुड। अब जरा पॉप की प्रोटोटाइप बताइए। जसलीन को नहीं समझ में आई? यस जसलीन, क्या डाउट है बताइए, क्या क्वेरी है आपकी? जसलीन आपने नहीं लिखा है, किस सेंस में लिखा है बेटा? क्या नहीं समझ में आया? कैन यू आस्क द क्वेश्चन? स्ट्रक्ट पॉइंटर क्यों बनाया है? सी पढ़ी है जन आपने? नहीं पढ़ी है? सी पढ़ी है? पॉइंटर समझ आ गया? ओके, फिर क्या नहीं आया? मैं आपको अनम्यूट करता हूं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा बात करने में। सर वो ये स्टैक स्ट्रक पॉइंटर कॉमा इंट ऐसे करके क्यों लिखा है, मैं ये पूछ रही हूँ सर। बाकी मुझे वो पॉइंटर वाला सेक्शन आता था सर। वेरी गुड। ये हमने ऐसे लिखा है क्योंकि दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं ना, हम पुश को दो आर्गुमेंट पास करेंगे ना, एक एस पास करेंगे जो स्टैक है जिसमें डेटा पुश होना है, और एक वो वैल्यू पास करेंगे जो पुश होनी है। स्टैक में डेटा भी तो पुश होगा ना, वो डेटा कौन देगा? अक्षय, वो टॉस नहीं है। ध्यान ओके दीजिए, ये एरे और टॉस तो सब एस के साथ चले जाएंगे। ध्यान से सुनिए, जब आप एस का एड्रेस भेजेंगे तो ये सब चले जाएंगे, एरे टॉस सब चले जाएंगे एस के थ्रू। लेकिन खाली एस से बात बनेगी क्या? स्टैक भेज दिया आपने, अब वो डेटा कहां से आएगा पुश के पास जो पुश करना है?
वो डेटा भी तो पास करना पड़ेगा ना हमें, वो डेटा सेकंड आर्गुमेंट है। ओके जसलीन, क्लियर हुआ? बिल्कुल सही विशाल, इंट वो वैल्यू है जो हमें स्टैक में स्टोर करनी है। ठीक है, चलिए अब अगर क्लियर हुआ है तो मैं आप सबको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। आप सब पॉप का डिक्लेरेशन लिख के दिखाएं मुझे। लेट मी सी आपको कितना क्लियर हुआ। कोशिश करिए पॉप का डिक्लेरेशन लिखने की। मैंने पुश की प्रोटोटाइप लिखी है, आप पॉप की प्रोटोटाइप लिखकर चैट विंडो में पेस्ट करें। करें सभी लोग प्लीज, गिव इट अ ट्राई। कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है, गलत ही होगा ना। करिए करिए सभी लोग, करिए फटाफट। विशाल, पॉप की प्रोटोटाइप मांग रहा हूं, स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन थोड़ी मांग रहा हूं। पॉप फंक्शन की प्रोटोटाइप, पॉप फंक्शन का डिक्लेरेशन लिखिए। एंड आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। बस 7 लोग हैं क्लास में, व्हाट अबाउट अदर्स? वेरी गुड। अभिजीत, मैं आपको अभी बताता हूं, जस्ट वेट फॉर, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करता हूं, बाकी लोगों से पहले बात कर लूं। बिल्कुल ठीक लिखा है मैक्सिमम लोगों ने। जैसा मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा था, पॉप हमेशा स्टैक की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मुझे बताइए, पॉप स्टैक ही रिटर्न कर देगा कि स्टैक की वैल्यू रिटर्न करेगा? जरा ये बताएं, पॉप पूरा स्टैक रिटर्न करेगा कि स्टैक की वैल्यू रिटर्न करेगा? स्टैक की वैल्यू रिटर्न करेगा ना। तो आप में से कुछ लोग, मैं देख रहा हूं, रिटर्न टाइप पॉप की रख रहे हैं स्ट्रक्ट स्टैक। अगर आप रिटर्न टाइप रख रहे हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉप पूरा स्टैक रिटर्न करेगा। पॉप स्टैक थोड़ी ना रिटर्न करेगा, पॉप रिटर्न करेगा स्टैक की वैल्यू। तो आपने स्टैक बनाया है, उसके अंदर की वैल्यूज किस डेटा टाइप की हैं? एरे किस डेटा टाइप का है आपके स्टैक के अंदर का? जो आपने स्टैक बनाया है, वेरी गुड, उसके अंदर का एरे फिलहाल, ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे, फिलहाल इंटीजर टाइप का है। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में याद रखिएगा, ये कैरेक्टर फ्लोट किसी भी टाइप का हो सकता है। तो हमेशा याद रखें, जैसा स्टैक के अंदर का एरे होता है वैसा ही पुश का आर्ग्यूमेंट होता है और वैसी ही पॉप की रिटर्न टाइप होती है। दोबारा सुनना ध्यान से, बहुत कुछ आपकी गलतियां सॉल्व हो जाएंगी। जैसा स्टैक के अंदर का एरे होता है, इस एआरआर की डेटा टाइप की बात कर रहा हूं मैं, जो इस एआरआर की डेटा टाइप आप रखेंगे वैसा ही पुश का आर्गुमेंट होगा और वैसी ही पॉप की रिटर्न टाइप होगी। तो आप मानते हैं आपको आने वाले टाइम में स्टैक कैरेक्टर का भी बनाना पड़ सकता है? जल्दी बताइए, स्टैक हमेशा इंटीजर का ही बने ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, स्टैक तो किसी भी तरह की वैल्यू रख सकता है। तो अगर स्टैक कैरेक्टर का बना तो आपके फंक्शन के आर्गुमेंट टाइप कैर हो जाएगी पुश की और रिटर्न टाइप कैर हो जाएगी पॉप की। फ्लोट बना तो पुश की आर्गुमेंट टाइप फ्लोट और पॉप की रिटर्न टाइप फ्लोट। ये बात समझ आई? आई, वेरी गुड। तो ये हो गया रिटर्न टाइप इंट, नाम हो गया पॉप। अब आता है, क्या पॉप को भी एस चाहिए? जल्दी बताइए, क्या पॉप को भी स्टैक एस चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या पॉप एस में चेंजेस करेगा? क्या पॉप एस में चेंजेस करेगा? बिल्कुल, यहां स्टैक में सिमिलर टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, डिसिमिलर रखना हो तो फिर स्ट्रक्चर का स्टैक बनाना पड़ता है। वो भी आगे आप देखेंगे एडवांस लेवल पे। अभी के लिए मान लीजिए सिमिलर टाइप की वैल्यूज का स्टैक बनेगा।
राइट, तो पॉप क्या स्टैक में चेंजेस करेगा? बिल्कुल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या पॉप टॉस को डिक्रीमेंट करेगा? क्या पॉप टॉस को डिक्रीमेंट करेगा? यस, पॉप टॉस को डिक्रीमेंट करेगा। डिक्रीमेंट करेगा तो टॉस में चेंजेस आएंगे, आएंगे। अगर टॉस में चेंजेस आएंगे तो एस का एड्रेस पास होगा, बिल्कुल पास होगा, 100% पास होगा। तो आप लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर। समझ में आया? पुश और पॉप दोनों का डिक्लेरेशन आया? ठीक है, अब बारी आती है मेन में आगे के कोड की। तो ये बताइए, स्टैक में जो डेटा आपको पुश करना है, प्रोग्रामर आप देंगे कि यूजर से लेना है? क्या लगता है, हम अपने मन से स्टैक में कुछ भी पुश कर दें कि यूजर से लें? यूजर से लें। तो यूजर से लेने के लिए लूप वूप लगाना पड़ेगा। तो मेन में हमने एक आई और एक एक्स वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, अब हम अपना फॉर लूप इटरेट करते हैं। राइट, हमारा फॉर लूप कितनी बार चलेगा? जल्दी बोलिए, स्टैक की साइज 5 है, तो हमारा फॉर लूप कितनी बार चलना चाहिए? हमारा फॉर लूप चलाएंगे हम 6 टाइम्स। क्यों 6 टाइम्स क्यों चलाएंगे? सोचिए जरा। बिल्कुल सही, सोचिए। 5 का है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सोचिए, मैं समझा रहा हूं, अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है, स्टैक हमारा 5 इंटीजर्स का है। अगर हम लूप को सिर्फ 5 बार चलाएंगे, ओवरफ्लो की स्थिति तो बनेगी ही नहीं ना। सोचिए, ओवरफ्लो की स्थिति तो तब बनती है ना जब स्टैक फुल हो और आप उसके अंदर डेटा पुश कर रहे हो, है कि नहीं है? है ना? तो हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं, इस बात को टेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा पुश फंक्शन ओवरफ्लो को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। और इसलिए हम पुश को कितनी बार कॉल करेंगे? जल्दी बोलिए, कितनी बार कॉल करेंगे? 6 बार। 6 बार क्यों कॉल करेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं 5 बार तो पुश सक्सेसफुली डेटा पुश करे, और छठी बार वो पुश ना करे बल्कि मैसेज दे स्क्रीन पे स्टैक ओवरफ्लो। आ रहा है समझ 6 बार क्यों कॉल कर रहा हूं? सिर्फ टेस्टिंग के लिए, सिर्फ चेकिंग के लिए कि मेरा कोड परफेक्ट है कि नहीं है। राइट, जब भी कोई सिक्योरिटी सिस्टम बनता है तो उस पर अटैक करवाया जाता है हैकर से, ये चेक करने के लिए कि वो सिस्टम हैकिंग के अटैक से कितना प्रूफ है, कितना अपने आप को फुल प्रूफ रख सकता है। वैसा ही हम कुछ कर रहे हैं, हम पुश बनाएंगे ऐसा कि वो ओवरफ्लो हैंडल करे, पर ओवरफ्लो होना भी तो चाहिए, और वो करने के लिए हम यहाँ लूप चला रहे हैं 6 बार। आ रही है बात समझ में सबको? Why am I running the loop 6 times? Just for cross checking, nothing more than that. लूप के अंदर अब आप यूजर से इनपुट लेंगे बाय सेइंग एंटर एलिमेंट। जो भी एलिमेंट यूजर देगा वो स्कैनफ से आप रख लेंगे %d के साथ x में। ठीक है, अब आपने अगर लास्ट लेक्चर में करा हो तो आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में आप लूप के अंदर टॉस को बढ़ाना, डेटा को एरे में या स्टैक में स्टोर करना सब मेन में कर रहे थे, हाँ या ना? कर रहे थे, है ना? अब ये काम मेन नहीं करेगा, अब ये काम कौन करेगा? अब ये काम पुश करेगा, मेन पुश को कॉल करेगा। यस और नो? मेन पुश को कॉल करेगा, हाँ या ना? करेगा। ठीक है, तो मुझे बताइए पुश के कॉल का सिंटेक्स क्या होगा? जितना भी समझ में आ रहा है, आधा अधूरा सही गलत कोशिश जरूर करिए। पुश के कॉल का सिंटेक्स बताइए क्या होगा? फटाफट चैट विंडो में आंसर टाइप कीजिए। पुश के कॉल का सिंटेक्स सभी लोग लिखे, मुझे सबसे आंसर चाहिए। बिल्कुल घबराइए मत, सही है गलत है वो सब बाद में देखेंगे, पहले कोशिश तो करिए। मनीष, एक बार ध्यान से चेक करो क्या लिखा है आपने। अब सही है, वेरी गुड। पुश का कॉल देते वक्त हम पास करेंगे 2 आर्गुमेंट। एक आर्गुमेंट होगा एस का एड्रेस और एक आर्गुमेंट होगा एक्स। जल्दी बताइए, होगा?
फटाफट बोलिए, ऐसा करेंगे? बिल्कुल 100% हम ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी तय करा, एक तो हमको पास करना होगा स्टैक का एड्रेस, तो वो हमने पास करा, और साथ में पास करना होगा वो डेटा जो स्टैक में होना है पुश। बस इसके बाद काम खत्म। यस, इसके बाद फॉर लूप का काम खत्म। ये हमारा पुश कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है फॉर लूप? जल्दी जल्दी बोलिए, फॉर लूप समझ आ रहा है? फाइन। अब इसके बाद हम एक और फॉर चलाएंगे जिसमें हम पॉप कॉल करेंगे। ये भी 6 बार चलेगा। ये भी 6 बार चलेगा। 5 बार पॉप पॉप करेगा, 6वीं बार में पॉप बोल देगा स्टैक अंडरफ्लो। उसकी क्रॉस चेकिंग के लिए हम इसे चलाएंगे 6 बार, i इक्वल टू 1 से लेकर i लेस देन इक्वल टू 6 तक। बताइए, अब फॉर में पॉप का कॉल लिखिए, कोशिश करिए, पॉप को कैसे कॉल करेंगे? करिए ट्राई। हाउ आर वी गोइंग टू कॉल द फंक्शन पॉप? बोले बोले, सभी लोग बोले प्लीज। वाई अदर्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? 4-5 बच्चे जवाब क्यों दे रहे हैं? वेरी गुड, बिल्कुल सही। बस कुछ लोग मिस कर रहे हैं। पॉप कुछ रिटर्न कर रहा है कि नहीं, ये बताइए। सोचिए, पॉप कुछ रिटर्न कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना? तो फिर आप उसकी रिटर्न वैल्यू रिसीव तो करेंगे ना, है ना? तो कॉल होगा x इक्वल टू पॉप एड्रेस ऑफ s। राइट? मर्जी हमारी, तो रिसीव नहीं करेंगे तो दिखाएंगे कैसे क्या पॉप हुआ? अगर मर्जी हमारी चलाएंगे तो कैसे दिखाएंगे क्या पॉप हुआ? क्यों अक्षय? जवाब दें। तो कैसे मालूम चलेगा कि पॉप हो गया? कैसे मालूम चलेगा कि पॉप हुआ? क्या क्रॉस चेक कर लिया तुमने? यूजर को कैसे पता तुमने क्या क्रॉस चेक करा क्या नहीं करा? तुम्हारे कोड के अंदर की कोडिंग कौन देख रहा है? किसको मालूम तुमने क्रॉस चेक करा, वो क्रॉस चेक सही हुआ गलत हुआ, कौन जानता है? तुमने 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाया, 2 नंबर यूजर से लिए ऐड कर लिया, अब दिखाओगे नहीं तुम उस ऐड करने का रिजल्ट? दुनिया के किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, तुम जावा, पाइथन, पीएचपी, सी, डेटा स्ट्रक्चर कब से लैंग्वेज से प्रभावित होने लगे? डेटा स्ट्रक्चर ने कब कह दिया कि जावा है तो ऐसा करो और सी है तो वैसा करो? कॉन्सेप्ट तो सब में सेम रहेंगे। जावा क्या कहती है, जो पॉप करते हैं वो दिखाते नहीं है, ऐसा? अगर पॉप करा हुआ डेटा नहीं दिखाएंगे तो इस प्रोग्राम का सेंस बनेगा ही क्या? ये प्रोग्राम कर ही क्या रहा है? दो ही तो काम कर रहा है, पुश और पॉप। तो फिर हम कैसे दिखाएंगे यूजर को कि पॉप हुआ कि नहीं हुआ? हर जगह मर्जी नहीं चलती है। ब्लैंक स्क्रीन रहेगी तो वो कैसे मानेगा? कल को यूजर बोल देगा मर्जी मेरी, तुम्हारा सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना मुझे। कंपनी बोल देगी मर्जी मेरी, रखना ही नहीं मुझे तुम्हें। सब मर्जी चलाने लगे तो हो गया कैरियर का सत्यानाश। सोच समझ के लॉजिक के हिसाब से जवाब देते हैं बेटा। मर्जी हमारी, ये कहां से सीख के आए हो? है। चलिए बढ़िया, आगे। अब एक्स के अंदर आपने डेटा पॉप कर लिया, एक्स के अंदर वैल्यू आपको मिल गई। अब होगा आपका नेक्स्ट स्टेप, इस पॉप्ड वैल्यू को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना। तो आपने करा पॉप्ड एलिमेंट इक्वल टू %d, कॉमा x। ये का फॉर लूप क्लोज हुआ।
फाइनली ये आपने मेन बंद कर दिया। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द फर्स्ट बेसिक स्टैक प्रोग्राम। अब हमें डिफाइन करना है पुश फंक्शन को। आप लोगों के पास पुश फंक्शन की प्रोटोटाइप है? जल्दी बोलिए फटाफट। पुश फंक्शन की प्रोटोटाइप है। पुश फंक्शन का सूडो कोड भी है। पुश फंक्शन का सूडो कोड भी है आपके पास है। तो सबसे पहला काम, पुश की फर्स्ट लाइन बताइए मुझे क्या होगी। आपके सामने पुश फंक्शन का डिक्लेरेशन है, मुझे पुश की फर्स्ट लाइन बताइए। पुश की फर्स्ट लाइन जैसा अभी अभी हमने डिस्कस करी। नहीं, फर्स्ट लाइन यहाँ हेडर को बोलते हैं। हेडर मतलब फंक्शन का डिक्लेरेशन। तो पुश की फर्स्ट लाइन होगी हमारी स्ट्रक्ट स्टैक पॉइंटर p कॉमा इंटीजर x। ये होगा आपका पुश फंक्शन का पहला स्टेटमेंट। अब आप याद करिए सूडो कोड लास्ट लेक्चर का और बताइए पुश के अंदर आते ही आपने पहला एक्शन क्या लिया है। सूडो कोड क्या कह रहा है? सबसे पहले क्या करो, फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए। सूडो कोड क्या कह रहा है? सबसे पहले क्या करो? वेरी गुड, ओवरफ्लो चेक करो। ठीक, अब यहां ध्यान से सुनिएगा। एक और कॉमन गलती जो एज अ बिगनर करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले जरा हम पुश का डायग्राम बना लें। ये बताइए पुश को कितने आर्गुमेंट मिल रहे हैं? सबसे पहले पुश का मेरे साथ डायग्राम समझिए। पुश को कितने आर्गुमेंट मिल रहे हैं? 2 आर्गुमेंट मिल रहे हैं। वेरी गुड। उसमें से पहला आर्गुमेंट कौन है? उसमें से पहला आर्गुमेंट कौन है? एस का स्ट्रक्चर का एड्रेस है जो आप एक पॉइंटर में रख रहे हैं। तो पहला आर्गुमेंट तो पुश का ये पी नाम का पॉइंटर है। ओके, मान लीजिए इस एस का मेमोरी एड्रेस 2000 है, सपोज करिए। तो इस पी में क्या आएगा आप बताएं? ARR आएगा, टॉस आएगा, या एस का एड्रेस 2000 आएगा? क्या लग रहा है आपको? पी में क्या आकर स्टोर होगा? ऑब्वियस एड्रेस ही स्टोर होगा। तो ये जो पी नाम का पॉइंटर है, ध्यान से देखिएगा, ये किसको पॉइंट करेगा? ये पॉइंट करेगा इस स्ट्रक्चर वेरिएबल एस को। ठीक है, और ये एक्स में क्या आएगा बताइए, जल्दी बोलिए। एक्स में क्या आएगा? एक्स में वो वैल्यू आएगी जो यूजर स्टैक में पुश करना चाहता है ना। डेटा आएगा, जो एलिमेंट पुश होना है वो आएगा। मान लेते हैं 10 आया, तो एक्स में वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, अब मुझे बताइए स्टैक को ओवरफ्लो कब मानेंगे हम? हमें कैसे पता चलेगा कि अब स्टैक में डेटा रखने की कैपेसिटी नहीं है, भर गया है स्टैक? तो आप हिंदी में मुझे बोल सकते हैं कि सर जब टॉस लास्ट पोजीशन पे होगा। यही बोलेंगे ना? सोचिए, आराम से सोचिए और हाँ ना में बोलिएगा। यही बोलेंगे ना? जब टॉस लास्ट इंडेक्स पे होगा। ना ना ना, गलत आदर्श। -1 का तो मतलब स्टैक खाली पड़ा हुआ है। -1 लास्ट इंडेक्स थोड़ी हुआ। लास्ट इंडेक्स तो इस एग्जांपल में 4 हुआ ना। जब टॉस लास्ट इंडेक्स पे होगा तभी हम मानेंगे ना कि स्टैक फुल है। ओके, तो हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा आप बताइए, हम क्या लिखें? क्या हम यहाँ लिख सकते हैं इफ टॉस डबल इक्वल टू 4? जल्दी बोलिए, कैन आई राइट दिस लाइन? नो, एब्सोल्युटली नो। क्या टॉस पुश के अंदर का कोई लोकल वेरिएबल है, या टॉस स्ट्रक्चर के अंदर बैठा है? जल्दी बताइए, टॉस पुश के अंदर का लोकल वेरिएबल है क्या, जो आप टॉस डबल इक्वल टू 4 बोल पाए? नहीं। टॉस कहां पर है? ध्यान से डायग्राम देख के बताइए, टॉस कहां पर है? एस के अंदर है। एस के अंदर है, स्ट्रक्चर के अंदर मतलब एस के अंदर है। और हमारे पास एस का क्या है? हमारे पास एस का क्या है? हमारे पास पुश में एस का क्या है? हमारे पास एस का एड्रेस है, एस का पॉइंटर है। और सी लैंग्वेज कहती है जब आपके पास स्ट्रक्चर का पॉइंटर होता है और आप स्ट्रक्चर के पॉइंटर से स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करते हो, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे डॉट टॉस, आप ऐसे भी नहीं लिखोगे पी डॉट टॉस। याद रखिएगा, डॉट तब लगता है जब पी स्ट्रक्चर का वेरिएबल हो। क्या पी स्ट्रक्चर का वेरिएबल है? जल्दी बोलिए, क्या पी स्ट्रक्चर का वेरिएबल है? नहीं, पी स्ट्रक्चर का पॉइंटर है। अगर पी स्ट्रक्चर का पॉइंटर है
तो सी लैंग्वेज ने सिंटेक्स दिया है, वहां डॉट हटाकर लगा देना पड़ेगा आपको एरो ऑपरेटर। इसमें दिमाग बिल्कुल, इसमें लॉजिक बिल्कुल मत ढूंढिएगा, ये सिंटेक्स की बात है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, हम लोग फंक्शन के साथ लगाते हैं, जवाब दीजिए। हम लोग फंक्शन कॉल करते हैं तो पैरेंथेसिस लगाते हैं, लगाते हैं, लगाते हैं। और जब हम लोग एरे बनाते हैं, जब हम लोग एरे बनाते हैं तो क्या पैरेंथेसिस लगाते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं? जब हम लोग एरे बनाते हैं तो पैरेंथेसिस लगाते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। ऐसा क्यों है? अगर मैं आपसे पूछूं ऐसा क्यों है, तो आप मुझे यही बोलोगे ना, ऐसा सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स की बात है। सी ने बोला है एरे बनाओ तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, फंक्शन बनाओ तो पैरेंथेसिस लगाओ। ऐसे ही सी ने बोला है जब आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल से स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करोगे तो डॉट आएगा। इसलिए गौर से देखिए, मेन में आप एस डॉट टॉस बोल रहे हैं क्योंकि एस वेरिएबल है। लेकिन क्या पी वेरिएबल है? फिर बताइए एक बार, क्या पी स्ट्रक्चर का वेरिएबल है? नहीं, पी स्ट्रक्चर का पॉइंटर है। तो आपको कहना पड़ेगा पी एरो टॉस। अगर आपको लग रहा है इसको पढ़ेंगे कैसे पी एरो टॉस, तो इसको पढ़ेंगे पी जहां पॉइंट, वहां के टॉस को चेक करो और चेक करो क्या वो 4 है। बताइए पी कहां पॉइंट कर रहा है? बताइए जल्दी, पी कहां पॉइंट कर रहा है? पी पॉइंट कर रहा है एस को। क्या एस में टॉस है? हाँ, एस में टॉस है। अभी उस टॉस में कितना है? अभी उस अभी उस टॉस में -1 है, अभी तो 4 नहीं है। लेकिन अगर होगा तो कंट्रोल एफ में चला जाएगा और हम लोग यहाँ मैसेज डाल देंगे स्टैक ओवरफ्लो, और इसके बाद यहीं से इमीडिएटली, गौर करिए सूडो कोड में लिखा था आपने रिटर्न, तो यहीं से कर जाएंगे अपन रिटर्न। ठीक है, अब मुझे बताइए अगर इस इफ में हम नहीं जाते हैं तो सूडो कोड ने क्या करने को कहा? अगर इस इफ में हम लोग नहीं जाते हैं तो सूडो कोड ने हमें क्या करने को कहा? जल्दी जल्दी बोलिए, अगर इस इफ में नहीं गए तो सूडो कोड ने हमें क्या करने को कहा है ना? सूडो कोड बोलता है टॉस बढ़ाओ, सूडो कोड कहता है टॉस बढ़ाओ। कितने से बढ़ाओ? कितने से बढ़ाओ? 1 से बढ़ाओ। तो क्या मैं लिख दूं टॉस इक्वल टू टॉस +1? क्या ये लाइन लिखना सही रहेगा, टॉस इक्वल टू टॉस +1? बिल्कुल गलत। ये लाइन लिखी जाएगी पी एरो टॉस इक्वल टू पी एरो टॉस +1। ये बार बार पी एरो क्यों आ रहा है? ये बार बार पी एरो क्यों आ रहा है? क्योंकि पी के ही थ्रू आप स्टैक के एड्रेस तक पहुंचे हैं और उसी के थ्रू फिर आप पहुंचेंगे एआरआर और टॉस तक, इसलिए पी एरो टॉस। ठीक है, इससे क्या होगा? पी एरो टॉस इक्वल टू पी एरो टॉस 1 से क्या होगा? पी एरो टॉस इक्वल टू पी एरो टॉस +1 से क्या होगा? टॉस में से -1 हटेगा और क्या आ जाएगा टॉस में? टॉस में 0 आ जाएगा और टॉस 0th इंडेक्स को रखेगा, टॉस की वैल्यू बढ़ेगी। अब जहां टॉस है वहां मुझे डेटा स्टोर करना है। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा? जल्दी बोलिए, क्या मैं ऐसे लिख दूं ARR टॉस इक्वल टू x? वैलिड है ये? बताइए, ARR टॉस इक्वल टू x, कैन आई राइट दिस? गलत, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ARR p के अंदर है, तो बोलिए p एरो ARR p एरो टॉस इक्वल टू x। और फिर लास्ट में कि पता लगे आपका काम सक्सेसफुली हो गया है, लिख देंगे हम पुश्ड %d, x। तो क्या लिखा हुआ पुश होगा? तो अगर ये कोड का फ्लो समझ आ रहा है तो 10 पुश होने पर क्या लिखा हुआ आएगा? लिखा हुआ आएगा पुश्ड 10 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कंपाइलर वापस मेन के फॉर लूप में आ जाएगा। जल्दी बोलिए, फिर कंपाइलर मेन के फॉर लूप में आएगा? आएगा। आई बढ़ेगा? बढ़ेगा। जो आई 1 था वो 1 से बढ़कर 2 हो जाएगा। फिर यूजर आपको सेकंड एलिमेंट देगा, मान लीजिए वो 20 है, फिर से पी पॉइंटर
अब की बार x में 20 आएगा, राइट, स्टैक में 10 जा चुका है। फिर चेक होगा पी एरो टॉस डबल इक्वल टू 4, क्या टॉस 4 है? बोलिए बोलिए, क्या टॉस 4 है? नहीं है। टॉस कहां पर है? टॉस अभी 0 पर है, राइट, 0 पर है, 0 पर है, 1 पे नहीं है, 0 पर है। फिर अगला स्टेटमेंट चलेगा पी एरो टॉस इक्वल टू पी एरो टॉस प्लस 1। अब टॉस कहां आ जाएगा? बोलिए, अब टॉस कहां पहुंच जाएगा? अब टॉस पहुंच जाएगा इंडेक्स नंबर 1 पे, और इस इंडेक्स नंबर 1 पे हम स्टोर कर देंगे 20। ठीक है, ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये सिलसिला, ये प्रोसेस कब तक चलेगा? ये चलेगा 5 एलिमेंट्स तक। ठीक है, जब पांचों एलिमेंट पुश हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो टॉस पहुंचा होगा 4 पे, आई बढ़ते बढ़ते अब 6 हो जाएगा। बोलिए, 5 एलिमेंट के पुश होने के बाद आई बढ़ते बढ़ते अब 6 पे पहुंच जाएगा। यस, आई बढ़ते बढ़ते अब पहुंच जाएगा 6 पे, राइट। जब आई 6 पे होगा और टॉस 4 पे होगा, ध्यान दीजिए, आप पुश कॉल करेंगे, क्या अब इफ ट्रू होगा? पी एरो टॉस डबल इक्वल टू 4 होगा, स्क्रीन पे मैसेज फ्लो हो जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो, और यहीं से कंट्रोल वापस लौट जाएगा। तो कितने एलिमेंट पुश होंगे? जल्दी बोलिए, कितने एलिमेंट पुश होंगे? 5। स्क्रीन पे मैसेज कितने आएंगे? स्क्रीन पे मैसेज आएंगे 6। 5 तो आएंगे पुश्ड के, छठवा आएगा ओवरफ्लो का। समझ आया? पूरा फ्लो क्लियर हुआ? अगर आया तो आपका अगला टास्क है, आप बना के लाइएगा पॉप। आज सूडो कोड लिख के लाए थे, अगले लेक्चर में पॉप की कोडिंग करके लाइएगा, जितनी भी आपसे बने, जितना भी आप अटेंड कर पाए। बाकी फिर क्लास में हम लोग करेंगे डिस्कस। ठीक है, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। हाँ अभिजीत, अब आप मुझे बताओ, आपने सी बिल्कुल नहीं पढ़ी है क्या? कॉल करके बताओगे? मैं अभी अनम्यूट कर देता हूं, अभी बता दो, अभी बात कर लेते हैं अपन। अक्षय, अनम्यूट करूं? हेलो बोलो। सर, मैं जावा का एक्चुअली में स्टैक वहाँ बनाना पहले से मतलब प्री डिफाइंड होता है, तो अपन कॉल करते हैं सीधा। ठीक है, तो तो जावा का तो स्टैक तुम उसको कॉल करते हो, नहीं नहीं, वो तो मेरे तुम को मतलब मिस हो गया थोड़ा सा। मुझे उसका पॉप का कॉल याद आया। तो कॉल में मतलब अपने पास ऑप्शन होता है ना, रिसीव करें या ना करें। सीपी में कई बार ऐसा करते हैं। हाँ हाँ, वो समझ में आ रहा है मुझे, बट तो वो वही मेरे प्रोग्राम का वही कंफ्लिक्ट तुम समझो वही समझो मत हाँ हाँ समझो, मेरी बात तो सुन लो, हम प्रोग्राम यस किसका बना रहे हैं? हाँ, वही सर। वो फिर मैं कोलैप्स, फिर बाद में हाँ, याद आया कि अरे यहाँ तो अपन डिफाइन कर रहे हैं पहले। तो नहीं इसलिए मैं वो बोल नहीं गया है, था वो मैं। नहीं है, नहीं नहीं नहीं, गलत बात, गलत बात, सुनो ध्यान से, जी जस्टिफिकेशन जी गलत है बच्चे, सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, जावा की बात मानी मैंने, तुम्हारी बात समझ गया मैं। जावा में पॉप प्री डिफाइंड है, यहाँ पॉप हम बना रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हमारा प्रोग्राम कर क्या रहा है। तो भाई हाँ हमारा प्रोग्राम बस 2 ऑपरेशन कर रहा है, पुश पॉप। अब अगर यस प्रोग्राम ही पुश पॉप का है और हम पॉप का यस रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, तो एंड यस यूजर को, कस्टमर को पता कैसे चलेगा कि प्रोग्राम ने पुश पॉप करा कि नहीं करा? हाँ हाँ, वो सब इसलिए यस सर, समझ गया। नहीं रिसीव करना तो यहाँ भी अलाउड है। मैं नहीं रिसीव करने के लिए थोड़ी कह रहा था कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं रिसीव करोगे तो कस्टमर को रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? हाँ हाँ, वही वही समझ। ओके, चलो, ये क्लियर हुआ? हाँ अभिजीत, आपको बिल्कुल नहीं आती सी क्या अभिजीत? अभी सी आप यूट्यूब से सीखना शुरू कर रहे हो? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, आपने जावा कर ली है? जावा कर ली है? जावा भी चल रही है आपकी? ओके ठीक है, कौन से बैच में हो आप जावा के? कहां तक पहुंची है जावा आपकी? इनहेरिटेंस हो गया? इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म हो गया जावा में? हाँ, कौन से बैच में हो? आज जो है ना, ठीक है, ठीक है, आज वाले बैच में आप आओ, मैं वहां बात करता हूं आपसे। ठीक है, या फिर आप मुझे कॉल कर लेना, मैं समझा दूंगा आपको।
कैसे आपको करना है इसको, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट्स ले लिए सबने? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।